Hello everyone, welcome to Study Bomb and today we will cover class 8 civics book chapter number 1 the Indian Constitution. So सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक इन विच ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ रिटन विच शुड बी फॉलोड बाय एवरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें एक कंट्री के सभी नियम लिखे होते हैं, सभी प्रिंसिपल लॉज लिखे होते हैं जो उस कंट्री के हर एक नागरिक को फॉलो करने होते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. सो टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में मोस्टली सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है. वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. जितनी और ऐसा भी है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन लगभग है. तो सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेटिक होता क्या है. तो डेमोक्रेटिक मीन्स अ कंट्री इन विच द पीपल 18+ हैव राइट टू वोट. मीन्स लोकतंत्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं उस कंट्री में उनके पास अधिकार है कि वे अपना लीडर चुन सके, वोट कर सके. तो इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी, यानी कि अपना लीडर चुनने का अधिकार होना. और डेमोक्रेसी जिस कंट्री में होती है उसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज़ दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं उन जो जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेमोक्रेटिक हो. ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी मतलब यानी कि जिनके पास संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बोलते हैं संविधान, वो डेमोक्रेटिक यानी कि उनके पास वोट करने की क्षमता हो. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेपाल पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, अब है. सो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा, उसके बहुत सारे पर्पस है, यानी कि वो उसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है कि क्यों लिखा गया. फर्स्ट है कि फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. तो फर्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जो उसमें लोग रहते हैं, जो सिटीज़न हैं उस कंट्री के, उनका फंडामेंटल नेचर क्या है. यानी कि वो जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका नेचर क्या है, और वो लोग जो कंट्री के सिटीज़न हैं वो कैसी कंट्री में रहना चाहते हैं. अ कंट्री इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल इश्यूज़. सो फर्स्ट जो था वो था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि जितने भी लोग उस कंट्री में हैं वो कैसी कंट्री में रहना चाहते हैं, यानी कि उनका नेचर क्या है और उनकी जो हम सोसाइटी में रहते हैं उसका नेचर क्या है. अब हमारी जो कंट्री होती है वो उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, यानी कि सबकी कास्ट अलग होती है, सबका रिलीजन अलग होता है. तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपनी हर बात पे सहमत हो, यानी कि कुछ बात होती है जिन पे हम एक दूसरे को मानते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर बात हम एक दूसरे की माने या हम हर बात से दूसरे की सेटिस्फाइड हो. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन द country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ही तो है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में सेट है रूल्स के जिनमें ऐसे प्रिंसिपल लिखे गए हैं जिसमें जितने भी लोग हैं कंट्री में, हमारे जितने भी सिटीज़न हैं वो उन्हें फॉलो कर सकें. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. सो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें खाली ये नहीं बताता है कि जैसे हमारी कितनी गवर्नमेंट है, बट हमें एग्रीमेंट यानी कि कुछ हमारे जितने भी हमारे विचार होता है, आइडल्स मीन्स हमारी धारणाएं या जितने भी हमारे विचार हैं या कुछ भी जितने भी रूल्स हैं जितने बेस्ट तरीके से वो लिखे गए हैं. इसकी डेफिनेशन है आइडल्स की, अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट परफेक्ट फॉर्म. तो यानी कि जो एक प्रिंसिपल यानी कि जो एक रूल है जितने अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था वो. तो हमें खाली ये नहीं बताता कि गवर्नमेंट कैसी चलती है या गवर्नमेंट क्या होती है, हमें एग्रीमेंट यानी कि कुछ हमारे नोट्स हैं, हमारी धारणाएं, आइडल मतलब हमारे विचार या रूल्स के ऊपर भी हमारी धारणाएं हैं, दैट दे ऑल बिलीव इन द कंट्री शुड अपहोल्ड, जो वो मानते थे कि कंट्री में होनी चाहिए. अब यहाँ पे नेपाल की एक स्टोरी दी गई है कि नेपाल पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था. सो अब हम पढ़ते हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वाई what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal.
तो जो नेपाल था पहले हमारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, अब है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्ची, पहले नेपाल मोनार्ची था। अब मोनार्ची ये होता है जहाँ पे, अब जैसे डेमोक्रेटिक में तो हम लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं, यानी कि नेता होते हैं, लेकिन जो मोनार्ची होते थे उनमें राजा होते थे जिन्हें हम लोग चुन नहीं सकते थे। यानी कि पहले मोनार्ची सिस्टम था, यानी कि वहाँ पे राजा का राज्य था, वहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं होते थे। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल which had been adopted in 1990 reflected the fact that the final authority rested with the king। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, इससे पहले वाला वो था 1990 में अडॉप्ट किया गया था, यानी कि बनाया गया था, जिसमें ये था कि कोई भी रूल हो वो राजा की अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता, या कुछ भी हो राजा की अनुमति के बिना नहीं माना जाएगा। तो जो नेपाल के लोग थे उन्होंने बहुत लड़ाई करी डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि वोट के लिए, और फाइनली 2006 में, यानी कि 2006 में वो सक्सेसफुल हो गए थे नेपाल को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने में। द पीपल had to write a new constitution to establish नेपाल एज द डेमोक्रेसी। तो उन लोगों ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इसलिए क्यों लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो पुराने के साथ सहमत नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि जिसलिए उन्होंने लड़ाई करी थी वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं था, इसलिए तो वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बदले। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें जो सिटीज़न होते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंडली रहें, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो उनकी सहायता से, यानी कि उनके लिए ही लिखा गया हो। लेकिन जो वाला कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का वो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनकी हेल्प करे, इसलिए वो चाहते थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए। यहाँ पे बोला गया है कि एक फुटबॉल गेम पे एग्जांपल दिया गया है कि एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। इसलिए जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2015 में। अब सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो हमारी जो नेचर है, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि जो हमारे देश का राजनीति है उसका नेचर बताए। पहला क्या था कि वो लोगों का नेचर, हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं हमारी सोसाइटी का नेचर बताए। अब ये है कि वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बताए। फॉर एग्जांपल नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन stated that the country was to be ruled by the king and his council of minister। पहले ये था कि नेपाल में भाई अब जो भी राजा थे उनके मिनिस्टर के उनकी बात मानी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी कंट्रीज़ है जिन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम अपना लिया है अपनी कंट्रीज़ में गवर्नमेंट से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्रूशियल रोल निभाता है, परफॉर्म करता है, laying out certain important guidelines that govern decision making with the society। So in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf। तो हम डेमोक्रेसी में वोट देके अपने जो भी अपना लीडर है वो इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमें हमारी हेल्प करें, यानी कि जितने भी सोसाइटी के लोग ने उन्हें चुना है उन सब की हेल्प करें। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसी चांसेस होते हैं कि जो वो लीडर है वो अपनी जो पावर है, उसके पास जो अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ करे। यानी कि मिसयूज़ का मतलब होता है जो उसकी ताकत है, उसकी अथॉरिटी है, पावर है, उसका गलत इस्तेमाल करे। तो ऐसा हो सकता है। तो एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। तो इसलिए अगर ऐसी चांसेस बनते हैं कि कोई लीडर अपनी पावर का गलत यूज़ करे, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को, सिटीजन्स को सेफ गार्ड भी प्रोवाइड किया गया है। दिस मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रो इंजस्टेड एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द क्लास रूम सिचुएशन बिलो। तो ये जो इंजस्टेड यानी कि अगर कोई लीडर मिसयूज़ करता है तो ये इनजस्टिस यानी कि जो हमारे समाज में गलत काम हो रहा है उनको और बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक बच्चा होता है क्लास का मॉनिटर, तो वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, सब लोग उसकी क्लासमेट उसे पसंद नहीं करते। तो उनकी जो टीचर होती हैं वो बच्चे को, क्लास का मॉनिटर होता है तो उसे बोलते हैं कि मेरे को कुछ काम है, तुम क्लास को माइंड करो। तो वो बच्चा जिस बच्चे से चिढ़ता है, यानी कि जो मॉनिटर है उसका नाम है सुरेश,
और वो एक बॉय है अनिल, उससे वो चिढ़ता है तो वो बोलता है अनिल से दैट आई विल रिपोर्ट यू द मैम। तो बोलता है कि मैं तुम्हारी मैम से कंप्लेन करूँगा। तो मैम को तो कुछ पता नहीं होता है, तो वो जैसी मैम आती है, जो सुरेश है मॉनिटर, वो उस बच्चे की कंप्लेन कर देता है और मैम उस बच्चे को डांटती हैं। तो दिस वे ही मिसयूज ऑफ हिस पावर। तो ऐसे ही जैसे इसने अपनी पावर बीइंग अ मॉनिटर ही मिसयूज ऑफ हिस पावर, अगर ये मॉनिटर है इसलिए इसने पावर का मिसयूज़ कर लिया। ऐसे ही हमारी कंट्री में ना हो या फिर होता है, तो इसलिए ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड किया है। सो इन अ democratic society, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by a political leader। तो इसलिए जितनी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें रूल्स लिखे गए हैं उनके खिलाफ, उन लीडर्स के खिलाफ जिन्होंने अपनी पावर का यानी कि उनकी अथॉरिटी का मिसयूज़ किया है। इन केस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, सो हमने पिछली क्लास में ओम प्रकाश के बारे में पढ़ा था कि उसके साथ कैसे अनटचेबिलिटी का जैसे होता है कि मतलब वो लोअर कास्ट के होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ा था। आप जैसे कि बताया गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गारंटी करता है हर सिटीज़न को राइट टू इक्वलिटी, यानी कि हम सब एक समान है, एंड सेज दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें हर सिटीज़न को राइट टू इक्वालिटी का पावर देता है, और ये भी बोलता है कि किसी भी जो सिटीज़न है कोई भी अनयूज का डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते उसकी रिलीजन, यानी कि वो किस धर्म का है, उसकी जो प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म कहाँ हुआ है, उसका जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, या फिर उसका कास्ट है, किसी भी बेस पे उसका जो हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक सिटीज़न को दिया है। Another important function that a constitution plays in democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against the other less power people or groups. These storyboard blows demonstrate one such situation in the classroom. एक और जो कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि जितने भी लोग मेजॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग होते हैं हम उसे बोलते हैं मेजॉरिटी, और जिस ग्रुप में कम लोग होते हैं हम उसे बोलते हैं माइनॉरिटी। तो जितने भी मेजॉरिटी यानी कि डोमिनेंट ग्रुप हैं वो माइनॉरिटी यानी कि जिस ग्रुप में कम लोग हैं उन पे डोमिनेंट यानी कि उन पे अपनी बात ना चलाएं या मतलब उनको डिस्क्रिमिनेट ना करें हर चीज़ में, इसलिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि भाई एक क्लास है उसमें कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, बॉयज़ का नंबर ज़्यादा है, तो जब भी कुछ गर्ल्स को कुछ भी खेलना होता है कि उन्हें बास्केटबॉल खेलनी है और बॉयज़ को क्रिकेट खेलना है, तो वो लोग मैम के पास जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेके। तो मैम बोलते हैं कि सब लोग अपना हाथ रेस करें और जिस गेम के लिए ज़्यादा हमारे हैंड्स आएंगे यानी कि जिस गेम को ज़्यादा वोट मिलेंगी वही गेम खेला जाएगा। तो ऑब्वियसली जब बॉयज़ ज़्यादा होते हैं तो क्रिकेट के लिए ज़्यादा वोट्स आते हैं तो खेला जाता है। तो ऐसे ही हमारी कंट्री में ना हो इसलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए भी लॉ है। तो एज दी अबव यहाँ पे लिखा हुआ है एज दी अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस ट्रेंडी ऑफ द मेजोरिटी। जैसे ऊपर बताया गया इस स्टोरी में हर एक सोसाइटी प्रोन यानी कि जूझ रही जिसे हम बोलते हैं या फिर सफ़र कर रही है फ्रॉम दिस जर्नी ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो क्रूअलनेस है मेजोरिटी की, यानी जो ये बोलते हैं ना क्रूअलनेस, जिसे कि ये इनजस्टिस है ये जो मेजोरिटी का, इसे हम बोलते हैं टर्नी। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटी आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इसलिए भी लिखा हुआ है कि जो टर्नी है यानी कि जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके ऊपर दबाव ना डाले किसी भी चीज़ का और वो उन्हें बाहर ना निकाले किसी भी चीज़ से। इसलिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कैन रेफर टू one community dominating other, inter-community dominating, और member of one community dominating other with the same community। ऐसा भी हो सकता है कि एक अलग अलग धर्म के लोग जो एक दूसरे के ऊपर कम्युनिटी में यानी कि टर्न गए, यानी कि उनको जो मेजॉरिटी वाले हैं, सपोज करिए एक रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं एक रिलीजन के लोग कम हैं, तो जो जिस रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं वो दूसरे पे
दबाव ना डालें जो माइंट्री में है, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है ताकि वो अलग ना हो जाए या फिर उनको बाहर ना निकाल दिया जाए, डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अब है द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आर सेल्फ्स। सो एक इम्पॉर्टेंट थर्ड जो सिग्निफिकेंट वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि वो है हमें हमसे ही बचाए। मीन्स कि इसका मतलब होता है कि जैसे कई बार हमें दो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं एक साथ कि हमें ये भी करना है और ये भी करना है। एक सपोज़ करिए मेरे को खेलना भी और मेरा कल एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना भी है, तो मेरे को पता है कि मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अपने से बचा रखा है कि जैसे मेरे को पता है मेरा एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो मैं ये गेम कल खेल लूँगी एग्ज़ाम के बाद। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है नीचे सेम सिचुएशन पे कि एक लड़की है शबनम, उसका कल एग्ज़ाम है और उसको टीवी भी देखना है, तो उसका शो आने वाला है, तो वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि मैं अभी चैप्टर पढ़ लेती हूँ, मेरे 2 चैप्टर का रिवीजन बच रहा है और मैं टीवी नहीं देखती हूँ। तो जब उसका एग्ज़ाम आता है तो वो देखती है कि जो मेरे लास्ट के 2 चैप्टर थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो बड़ी खुश होती है कि अच्छा है मैंने टीवी देखने का डिसाइड नहीं किया वरना मेरे बहुत सारे मार्क्स कट आउट हो जाते हैं। सो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बचा रखा है कि अगर हम ऐसा ही कोई डिसीज़न बनाएं जो हमें नहीं पता है और आगे जाके वो हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करे, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही हमें जो डिसीज़न है वो दे रखे हैं या फिर उनके कॉज भी दे रखे हैं ताकि हम अगर उन्हें लें तो हमें पता हो कि उसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये जो मेन होता है इसके बेसिक होता है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि हम लोग जो मेन बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इट डज़ नॉट अलाउ फॉर ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रिविजन्स दैट गारंटी राइट सिटीजन प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। सो from the above discussion you will understand that the constitution play a very important role in the democratic society। तो हमने अभी ऊपर डिस्कशन इतने सारी कि हम इसे समझ चुके हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे डेमोक्रेसी के लिए। तो I will cover about this in next video. If you like this, please like, share and subscribe my channel. Thank you all.